हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की फिजिक्स के जो गति का नियम चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण क्या होता है? हमेशा अगर हम बात करें, ये कोई तल है और ये दूसरा वस्तु रखा है और जब हम इस पर इस तरीके से बल लगा रहे हैं तो गति की दिशा, ये गति की दिशा है ना, गति की दिशा के विपरीत दिशा में ही क्या लगता है? घर्षण कार्य करता है। अर्थात घर्षण का तात्पर्य अगर हम आसान भाषा में कहना चाहें तो हम बता सकते हैं कि घर्षण का तात्पर्य गति का विरोध होता है। ठीक है, बहरहाल हम घर्षण की परिभाषा की तरफ चलते हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो इनके संपर्क तलों के मध्य जो एक बल कार्य करता है, इनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है और क्या होता है, और यह पिंड के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, पिंड के सापेक्ष क्या बताया? जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो इनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड के गति का विरोध करता है। इसी विरोधी बल को हम घर्षण कहते हैं। अब ये घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थैतिक घर्षण, पहला होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है गतिक घर्षण अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्थैतिक फ्रिक्शन नाम ही स्थित है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर क्या करता है? फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो यह विरामावस्था में रहता है, पिंड विरामावस्था में रहता है तो इस बल को ही, इस घर्षण को ही हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो यह विरामावस्था में रहता है तो इस घर्षण को ही हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। फिर बताया दूसरा गतिक घर्षण। गतिक घर्षण किसे कहते हैं? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलता है और यदि चलने के लिए तैयार हो जाता है, देखिए तैयार हो जाता है मतलब चलना शुरू नहीं किया था, दोनों के बल के परिमाण क्या हो जाते हैं? बराबर, किंतु दिशाएं विपरीत रहती है। इसलिए जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलता है या चलने का प्रयास करता है तो ये चलने के तैयार हो जाता है तो इसे सीमांत घर्षण कहते हैं। लेकिन इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलता है, चलने का प्रयास करता है तो क्या होता है? पहला पिंड गत्य अवस्था में आ जाता है तो इसके मध्य रहने वाले बल को ही हम गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण में ना विरोधी घर्षण बल का मान कम हो जाता है जो बाह्य बल से, इसलिए वो चलना चालू कर देता है। तो ये था आपका घर्षण और उस घर्षण के क्या प्रकार के बारे में हम बता रहे थे। अब चलेंगे हम घर्षण के नियम की तरफ चलेंगे। इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। अब हम चलेंगे घर्षण के नियम। ये होता है घर्षण के नियम। पहला होता है स्थैतिक घर्षण के नियम। याद रखिएगा, दोनों में बहुत सारी चीजें सेम है। स्थैतिक घर्षण के नियम। अब ये स्थैतिक घर्षण के नियम में 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलता है तो पहला पिंड विरामावस्था में रहता है, इसे ही स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि सीमांत घर्षण, या इसे ही सीमांत घर्षण भी कहते हैं ना, स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण। याद रखिएगा, मैंने परिभाषा में जिक्र किया था। सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर है। संपर्क तलों का क्या तात्पर्य है? अगर कोई पिंड जिस पर फिसल रहा है वह खुरदरा है कि वह चिकना है, वह किस तरीके से है, इसीलिए बोलता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? संपर्क तलों की सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अर्थात वो चिकना होगा तो कैसे होगा, यदि वो खुरदरा होगा तो कैसे होगा। तीसरा बोलते हैं सीमांत या स्थैतिक घर्षण का मान आकृति या क्षेत्रफल पर, इसकी आकृति किसी भी पिंड की आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो। सीमांत या स्थैतिक घर्षण का क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान नियत हो। यह अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है? यह ऐसी बल होती है स्थिति जैसे जैसे वस्तु की स्थिति जो भी होगी उसके लंबवत कार्य करती है, वह एक ऊर्ध्वाधर, जैसे आपने गति का तृतीय नियम पढ़ा था ना, अब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो वही वाली प्रतिक्रिया है। नीचे में जो भी बल लगेगा और उसके ऊर्ध्वाधर जो क्रिया बल कार्य करता है। हमने कहा सीमांत घर्षण का मान आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है यदि उसका अभिलंब प्रतिक्रिया का मान नियत हो। और चौथा होता है इसका क्या, स्थैतिक घर्षण का या सीमांत घर्षण का मान उसके अभिलंब प्रतिक्रिया r के अनुक्रमानुपाती होता है। और Fs इज इक्वल टू म्यू एस आर, जहाँ म्यू एस एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर, ये होता है। तो फिर से बात करेंगे प्यारे बच्चों, चारों नियम का पहला जो हमारा पहला नियम होता है बोलता है घर्षण सदैव गति का विरोध करता है तथा इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। याद रखिएगा पहला क्या नियम है, घर्षण सदैव गति का विरोध करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। दूसरा हम बताते हैं सीमांत या स्थैतिक घर्षण का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, या वो संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है, सिर्फ खुरदरा है या चिकना है। तीसरा, वह आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान नियत हो। और चौथा, स्थैतिक घर्षण बल का मान उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया r के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात म्यू समानुपाती हटाते हैं तो एक समानुपाती चिन्ह लगाते हैं और समानुपाती चिन्ह लगाते हैं उसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसका हमने मान निकाला। इसी प्रकार से गतिक घर्षण के नियम भी होते हैं। गतिक घर्षण के नियम आप देखेंगे, गतिक घर्षण का नियम होता है क्या होता है गतिक घर्षण? तो गतिक घर्षण का नियम क्या बताएंगे, ये भी गति का विरोध करता है, घर्षण कभी भी गति की दिशा के विपरीत होता है, ये तो बताना ही बताना है। दूसरा बताएंगे, दूसरा क्या बताएंगे, यह भी वही होता है, संपर्क तलों की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा इसके जैसे, तीसरा आकृति या क्षेत्रफल पर यह भी निर्भर क्या है, ये भी आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये भी आकृति इसके जैसे। ठीक, और चौथा फिर से बताएंगे कि सीमांत घर्षण गतिक घर्षण एफ के काइनेटिक कहते हैं का मान उसके अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, जहां म्यू के इज इक्वल टू गतिक घर्षण गुणांक है। ठीक है, तो एफ के अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू के, ये हो जाएगा आपका क्या सूत्र। तो आप देख सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है, इसका फिर से बताया, गति की दिशा के विपरीत दिशा में चलता है, उसका आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा उसको क्या बताएंगे, आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा होता है गति घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया r के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया। तो ये था आपका घर्षण के नियम, इसके अंतर्गत दो नियम हैं, आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए और आप देखिए। और यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो स्थैतिक घर्षण का मान होता है ना, स्थैतिक घर्षण का मान वह अधिक होता है गतिक घर्षण के मान से। कभी कभी पूछता है तो आपको पता रहना चाहिए कि स्थैतिक या सीमांत घर्षण का मान हमेशा अधिक होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है
घर्षण कोण। घर्षण कोण होता क्या है, पहले चित्र को बात करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। देखते हैं, ये दिख रहा है, एक आपको गुटका दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस गुटके पर जो बाह्य बल F लग रहा है और उसके विपरीत दिशा में एक स्थैतिक या सीमांत घर्षण बल लग रहा है। वस्तु जो रखी है इसे गुटका कह सकते हैं, जिसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर W लग रहा है और उसका अभिलंब प्रतिक्रिया भी उस तल के लंबवत, अभिलंबवत तल में लगने वाला क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया R लग रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। माना कि m द्रव्यमान का कोई गुटका है जिस पर निम्न बल कार्य कर रहे हैं, कार्यरत है। पहला, वस्तु जिसे हम गुटका कह रहे हैं का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। फिर दूसरा कहा अभिलंब प्रतिक्रिया R तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। तीसरा आप देखेंगे कि बाह्य बल लग रहा है, कौन सा बल है, बाह्य बल। हमने बताया कि बाह्य बल है ऊपर की, दाईं ओर। और चौथा सीमांत या स्थैतिक घर्षण, सीमांत या स्थैतिक घर्षण इधर Fs बाईं ओर। ये चार बल क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हम व्यंजक की तरफ चलेंगे। ये तो वर्णन हो गया चित्र का। अब आप चित्र के परिभाषा की तरफ हम चलेंगे ना, जिसको हम कह रहे थे कि हम आपको परिभाषा बताएंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है इसके बारे में बात करें। अब हम इसकी परिभाषा को बोलेंगे क्या कि सीमांत घर्षण, ये है सीमांत घर्षण, है ना। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बने परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी, अर्थात इसके बारे में बोला, और अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए लैम्डा बराबर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये C और इसको B बोल देते हैं, ठीक है, इसको A कह देते हैं। तो आप देखेंगे कि कोण क्या बन रहा है, BOC बराबर लैम्डा, और एक त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से समकोण त्रिभुज OBC। आप देखेंगे कोण के सामने की भुजा, ये लैम्डा कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जो बचा वो क्या कहलाता है, आधार। तो OB देख लीजिए, OB क्या है, OB ये R भुजा को दर्शा रहा है, तो ये R होगा, है ना। और AO किसको दर्शाता है, FS को। तो AO बराबर BC, तो BC भी किसको दर्शाएगा, FS को, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक को दर्शाएगा। कोण BOC तो हो गया। तो मैं बोलूंगा समकोण त्रिभुज किसके बराबर, समकोण त्रिभुज OBC में क्या बोलूंगा, tan लैम्डा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात BC अपॉन आधार, आधार मतलब BO। हमने क्या किया, tan लैम्डा इज इक्वल टू कहा, BC का मान FS और BO का मान होता है R। तो चूंकि हम जानते हैं FS अपॉन R इज इक्वल टू μS होता है। अभी हमने घर्षण के नियम से पढ़ा था
तो क्या पाया, हमने इस मान को यहाँ रखा तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस। हमने बताया कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान उसके घर्षण कोण की स्पर्शा के बराबर होता है। तो ये होता है आपका क्या, घर्षण कोण का व्यंजक आप देख सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है विराम कोण। विराम कोण होता क्या है? विराम कोण के बारे में जब हम बात करेंगे, जब कोई वस्तु नत समतल में होती है, सबसे पहले नत समतल शब्द का क्या तात्पर्य होता है? नत समतल का मतलब जैसे आप घिसल पट्टी देखिए ना, बच्चे लोग आजकल हर मोहल्ले में क्या लगा रहता है आपका, एक जिम का बना रहता है, बच्चों की खेलने की भी रहती है, तो एक घिसल पट्टी रहता है, स्लोपिंग रहता है, तो वो स्लोपिंग रहता है ना, उसे ही नत समतल कहते हैं। जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन अर्थात कोई बच्चा उस पर फिसल रहा है और फिसलने के लिए तैयार हो गया लेकिन फिसल नहीं पा रहा, लपक नहीं जाता है, रुक नहीं जाता है, तो उसे कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। जब कोई वस्तु नत समतल पे सीमांत संतुलन की अवस्था में होती है, मतलब वह घिसलने के लिए तैयार, जब तक कोई बच्चा धक्का ना दे वो तैयार है, उसे ही सीमांत संतुलन की अवस्था कहते हैं। जब कोई नत समतल ऐसा, जब कोई नत समतल सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है तो उसका जो क्षैतिज के साथ जो झुकाव होता है, ये झुकाव, ये वाला जो झुकाव होता है, उसी कोण को क्या कहते हैं हम, विराम कोण कहते हैं। देखिए मैदान दिखाई पड़ रहा है, ये कोई वस्तु है सीमांत संतुलन की अवस्था में, मतलब जो रुकी हुई है, चलने के लिए तैयार हो गई लेकिन चल नहीं रही है ना। तो ये जब नत समतल में है ना, तो वस्तु का भार, वस्तु कैसे, वो कोई भी वस्तु कैसी भी हो उसका भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहेगा। इसके विपरीत आप देखेंगे नत समतल के ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ रहा है आर, और अभिलंब प्रतिक्रिया का क्या गुण होता है, जैसे जैसे वस्तु होते जाएगी उसी के ही अभिलंबवत होते जाता है। तो इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, अभिलंब प्रतिक्रिया आर का समतल क्या है, समतल के ऊर्ध्वाधर की ओर रहता है। देखो ये जो काम कर रहे हैं ना, अभिलंब प्रतिक्रिया आर नत समतल के, नत समतल के अभिलंबवत, नत समतल के अभिलंबवत ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। और ये तो दिख ही रहा है। तीसरा आपको दिखेगा नत समतल के, नत समतल के अनुदिश ऊपर की दिशा में घर्षण बल Fs, देखो दिखाई पड़ रहा है ऊपर की दिशा में, अर्थात इसके गति होने का, गतिशील होने का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, जैसे कि घर्षण का गुण होता है। अब बताएंगे व्यंजक में, कि व्यंजक में हम बताएंगे भैया कि ये दो mg है, mg दो समकोणिक घटकों में वियोजित होता है, अर्थात कैसे वाले समकोणिक घटकों में, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं चित्र को, इस mg को यहाँ जिसके बारे में बोलते हैं ना mg कहा ना, तो mg को कर्ण मानिए आप, कर्ण, और कोण के सामने थोड़ा सा चित्र को बना देता है, कोण के सामने एक भुजा होती है, ये लंब, अर्थात ये भुजा लंब कहलाएगी, और mg sin थीटा। देखिए कैसे, ये छोटा सा चित्र है, लंब घटक मतलब sin थीटा, sin थीटा इसे लंब कहा और इसे क्या कहा, कर्ण कहा। तो लंब बराबर निकालना, लंब बटे mg कर्ण, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या निकाला, लंब निकला, इस लंब भुजा, और ये लंब भुजा किसके समांतर है, इस रेखा के समांतर, तो यही दिखाएगी mg sin थीटा को प्रदर्शित करेगी। और ये जो ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ रहा है ना इस दिशा में, ये आधार है, क्योंकि ये कर्ण हुआ, लंब हुआ, तो आधार हुआ, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा।
इसी वजह से आधार बटे कण, तो आधार का मान निकलेगा और mg फिर से cos से गुना हो जाएगी, तो ये दिखाएगा। ठीक है, तो पहला बताया क्या, mg sin थीटा और दूसरा mg cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये दो घटक हमारे लिए काम करते हैं। अब हम चलेंगे इसके व्यंजक को आगे बढ़ाते हुए संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में आप देखेंगे कि चित्र के आधार पर हम उसको बनाएंगे, तो हमारा चित्र बोलता है कि भाई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो ये mg sin थीटा इज इक्वल टू fs, तो fs इज इक्वल टू mg sin थीटा, एक दूसरे के विपरीत है ना, परिमाण बराबर। फिर बताया r इज इक्वल टू, ऊपर है और ये नीचे है, mg cos थीटा। फिर बताया दोनों को भाग दे दिए, 1 और 2, मैंने कहा 1 भागित 2, तो आया fs अपॉन r इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, mg से mg कटा, fs अपॉन r इज इक्वल टू sin बटे cos tan थीटा। और चूंकि तो आपने अभी बताया था fs अपॉन r इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू s होता है, तो क्या हो गया इसका मतलब म्यू s, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू s, अर्थात इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना। तो ये था आपका क्या, विराम कोण का स्पर्शज्या का मान उसके स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। कभी कभी पूछता है विराम कोण और घर्षण कोण में संबंध, विराम एवं घर्षण कोण में संबंध, तो आप देखेंगे क्या, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, और ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। दोनों का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो गया, tan लैम्डा इज इक्वल टू tan थीटा, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू थीटा। तो बताएंगे घर्षण कोण का मान विराम कोण के मान के बराबर होता है। तो ये था हमारा विराम कोण, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। अगला टॉपिक हमारा है कौन सा, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण अर्थात जो हम घिसता है, घिसना होता है, वो होता है एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का कार्य करता है, तो इनके मध्य लगने वाले घर्षण को ही क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। अब आ जाते हैं बेलन घर्षण। बेलन घर्षण में क्या होता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर क्या फिसलने का नहीं, इसको क्या किया जाता है, एक पिंड दूसरे पिंड पर जब घुमाया जाता है, जैसे सिलेंडर को आप कैसे ले जाते हो इस तरीके से, है ना, जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर घुमाया जाता है तो इनके मध्य लगने वाले घर्षण को बेलन घर्षण कहते हैं। देखो सर्पी घर्षण में पृष्ठ वही रहता है बार बार, इसमें क्या होता है, पृष्ठ का मान हमेशा घूमते रहता है, तो बदलते रहता है, इसलिए इनके मध्य में अंतर भी पूछते हैं, तो आप इसके मध्य में अंतर भी लिखना जो बुक में दिया है। फिर आ जाते हैं घर्षण के लाभ। घर्षण के लाभ, इसके कारण ही हम खाना पका सकते हैं, हम माचिस जला सकते हैं, है ना, हम भोजनों को चबा सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम साफ सफाई कर सकते हैं। अगर घर्षण नहीं रहता तो हम बताएं तो प्रकृति में किसी भी चीज की उत्पत्ति संभव नहीं थी। इसके हानि भी होते हैं, इसके साथ कारण क्या होता है, कल पुर्जे घिस जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, हम बता सकते हैं कि इसका जो
घर्षण के कारण ही क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा खींचने के कारण क्या हो जाती है, वो गर्म होती है और उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हानियां भी हैं, लाभ है तो हानियां हैं। इसके हानि को रोकने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। बॉल बियरिंग लगाया जाता है, बेरिंग वाला, जैसे आपके साइकिल के पैडल में बॉल रहता है, बॉल मतलब छर्रा जिसे कहते हैं, वो घूमता है, उसी के कारण ये घर्षण के मान को कम करता है। पंखों में जो एकदम स्मूथली घूमता है, हमारी बाइक्स में चक्कों में जो लगा रहता है वो बियरिंग रहता है। फिर बोलता है स्नेहक के रूप में, अर्थात ग्रीस लगा दिया जाए तो भी घर्षण कम होता है। तो उपाय भी हैं, इसके बचाव भी हैं। तो ये सब थे घर्षण के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये पूरे घर्षण से संबंधित बातें थी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के लिए मिलेंगे। तो आज से मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।